बिजली तड़पती रही, बादल धाड़ते रहे और पानी बरसता रहा। मां बेटा दिए की लो में एक दूसरे से लिपटे बैठे रहे। एक तूफानी रात थी और तूफानी रातों की हलाकत खेजियां सुबह के वक्त यहाँ होती हैं। इस तूफानी रात की सुबह भी इस मां बेटे के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आई थी। बेटे का नाम इमरान था, उसे प्यार से अम्मू कहा जाता था। वो अपनी बेवा मां का इकलौता बेटा था। इससे पहले इसके 4 बहन भाई 1 साल की उम्र के अंदर ही अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। इसकी मां बस इसे परवान चढ़ा सकी थी और अब वो इसका वाहिद सहारा था। 5-6 साल पहले अम्मू का वालिद भी एक हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो चुका था। वो एक पढ़ा लिखा काश्तकार था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, ताहम इस जमीन को उसने इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था कि इस छोटे से कुंबे की गुजर बसर आसानी से हो जाती थी। इसके मरने के बाद इसकी बेवा यानी अम्मू की वालदा इस जमीन को संभाल नहीं सकी थी। उसने घर चलाने के लिए यह जमीन ठेके पर दे दी थी। कुछ अनाज और कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे वो जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। इसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, इसका इमरान पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, एक अफसर, एक डॉक्टर या फिर ऐसा ही कोई काबिले इज्जत शख्स। वो इसे अपना पेट काट कर पढ़ा रही थी। वो एक मिसाली माँ थी, एसार, शफकत और वफा का पैकर। अम्मू के लिए वो एक ऐसे शजरे साया की तरह थी जिसके तले वो दुनिया के हर रंजो गम से दूर था। उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। इस तूफानी शब की सुबह भी माँ उसे स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। उसकी किताबें संभालने के बाद रुमाल में उसका खाना बांध रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जाकर अम्मू ने ही दरवाजा खोला। वो अपने सामने ऊंची पगड़ी वाले चौधरी सजावल और उसके मुंशी अकबर को देखकर हैरान रह गया। चौधरी सजावल ने अम्मू के सर पर प्यार दिया और फिर खंगूरे मारता हुआ अंदर आ गया। अम्मू की माँ ने गांव के चौधरी को अपने सामने देखकर जल्दी से ओढ़नी दुरुस्त की और हाथ माथे पर ले जाकर सलाम किया। चौधरी जी, हमारे इतने भाग कि आप हमारे घर में आए। यहाँ तो ऐसी कुर्सी भी नहीं है कि आपको बिठा सकें। चौधरी चारपाई पर बैठते हुए बोला, बहन शरीफा, मैं आज यहाँ चौधरी नहीं सवाली बनकर आया हूँ। खाई में मर गई चौधरी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हम गरीबों की इतनी हैसियत कहाँ के कि आप हमको कोई जरूरत बताएं। बस आज कोई ऐसी ही बात है बहन शरीफा। चौधरी ने खिलाफे मामूल इज्जो इंतज़ारी के साथ कहा, फिर जरा ताकुफ करके बोला, तुम्हें पता है रात को क्या हुआ है? क्या हुआ है चौधरी जी? अम्मू की माँ ने चौंक कर पूछा। यकीनन इस रात को सुनाई देने वाली बिजली का जबरदस्त कड़का याद आ गया था। चौधरी ने बताया, हवेली के पिछवाड़े बाहर वाली दीवार के बिल्कुल पास बिजली गिरी है। 2 भैंसें मर गई हैं। बोर्ड का दरख्त भी जल कर कोयला हो गया। खाई में मर गई। अम्मू की वालदा ने सीने पर हाथ रखा। मुझे रात को ही लगा था कि बिजली पिंड के अंदर ही कहीं गिरी है। बस बहन शरीफा, बाल बाल बचे हैं। हमें 8-10 कदमों का फर्क रह गया। साथ ही तो वो कमरे हैं जहां सोते हम। बस सब वही पुत्र न्याज वाला मामला है। पिछले महीने मैं उसे गुजरात के करीब चैनशाह पीर के मजार पर लेकर गया था। वहां के गद्दी निशीन पीर सादिक साहब ने यही कहा है, न्याज पहलोटी का बच्चा है और बिजली इस पर आशिक है। ये इसको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा देगी, चाहे तुम्हें पता ना हो। न्याज का बड़े ताया की जान भी इसी तरह गई थी। अल्लाह ना करे इसकी जिंदगी को भी। चौधरी की आवाज भरा गई और वो पगड़ी के पल्लू से नादीदा आंसू खुश करने लगा। आप ऐसी बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हैं चौधरी जी? रब ना करे छोटे चौधरी पर कोई आंच आए। हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी छोटे चौधरी को लग जाए। चौधरी कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमे लहजे बोला, बहन शरीफा, अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हयाती लंबी करे। मैं तुमसे बस एक छोटी सी मिन्नत करने आया हूँ, अगर तुम मान लो तो आप हुक्म करें चौधरी जी। अम्मू की वालदा ने कहा, लेकिन पहले आप बताएं आपकी क्या खिदमत करूं? कोई लस्सी, पानी, दूध वगैरह? चौधरी ने हाथ के इशारे से मना किया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, बहन शरीफा, मैंने तुम्हें बताया है ना, पिछले महीने की दूसरी जुमेरात में पीर सादिक शाह के आस्थाने पर गया था। उन्होंने कहा है कि पुत्र न्याज पर से ये मुसीबत टालने का एक ही तरीका है, इसका सर मुंडवा कर इसे चोला पहनाया जाए और कम से कम 1 साल के लिए मजार की खिदमत के लिए भेज दिया जाए। इसका खाना पीना सोना सब कुछ वहीं मजार के अंदर हो। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन यहाँ मुसीबत यह आन पड़ी कि पुत्र न्याज को मोहलते बुखार चढ़ा हुआ है। 1 महीना हो गया, बुखार टूटने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर बता रहा था कि न्याज को मुकम्मल इलाज और आराम की जरूरत है। मैंने इस बारे में पीर सादिक से बात की। उन्होंने इसका एक हल बताया। वो कहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो न्याज की उम्र का हो और अपने माँ प्यू की आखिरी औलाद हो, न्याज की जगह मजार पर खिदमत कर सकता है। इसके लिए पीर साहब ने 1-2 शर्तें बताई हैं और उनमें से एक ये है कि 10,000 रुपए का नजराना मजार को देना पड़ेगा। ये सब कुछ तो इतना मुश्किल नहीं है। असल बात यह है कि वो बच्चा मिल जाए जो न्याज की जगह 1 साल के लिए अपने घर वालों से दूर रह सके। अम्मू की वालदा ने एकदम चौंक कर चौधरी सजावल की तरफ देखा। उसकी आंखों में यकायक अनगिनत अंदेशे जाग उठे। मुंशी ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वड्डी आपा, अगर तुम्हारा बेटा अम्मू पुत्र न्याज की जगह ले सके, चौधरी साहब और हम सब तुम्हारे बड़े एहसानमंद होंगे। फिर अम्मू को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हम इसका वहां पूरा ख्याल रखेंगे। तुम 2-2.5 महीने में 1-2 बार वहां जाकर इससे मिल भी सकोगे।
चौधरी ने इजाफा करते हुए कहा, अगर तुम खुद चाहो तो हवेली में हमारे मेहमान की तरह रह सकोगी। तुम्हें हर तरह का आराम होगा। जमीन की तरफ से भी फिक्र करने की कोई नहीं लोड़। लेकिन चौधरी जी, अम्मू के तो 10वीं के इम्तिहान होने वाले हैं। इसकी फिक्र ना करो बहन, अगले साल इसको 2 जमातें इकट्ठी पास करवा देंगे। पर चौधरी जी, ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। कमला हो जाता है मेरे बगैर। ये कैसे रह सकेगा 1 साल तक गुजरात में? बहन शरीफा, तुमसे कहा तो है कि तुम 1.5-2 महीने बाद जाकर इससे मिल सकोगी। फिर भी हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। चौधरी सजावल के लहजे में हल्की सी तलखी आ गई। यूं लगता था कि वो अम्मू को अपने बेटे नियाज की जगह गुजरात के इस दूर दराज देह में भेजने का फैसला पहले ही कर चुका है। अब अम्मू को वहां ले जाना ही है, प्यार से, मोहब्बत से या फिर दबाव से। अम्मू की वालदा की आंखों में नमी तैर की। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस अचानक आफत का मुकाबला कैसे करे और गांव के चौधरी को क्या जवाब दे। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि यह आसान मामला नहीं है और इसे टालना भी नहायत मुश्किल होगा। चौधरी को अपने लाडले बेटे पर से बला टालने के लिए किसी की कुर्बानी की जरूरत थी। इसे नियाज का एक हम उम्र लड़का चाहिए था, और वो भी ऐसा जो अपने वालिदैन की आखिरी औलाद हो और वो मजार का खादिम बनने के लिए रजामंद भी हो जाए। ये सारी शर्तें गांव में कहीं और पूरी होने का इम्कान नहीं था। अम्मू की वालदा चौधरी सजावल और मुंशी अकबर में बातचीत जारी रही। अम्मू को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया गया। मध्यम आवाजें अम्मू के कानों तक भी पहुंच रही थी। इन आवाजों से अंदाजा होता था कि बातचीत में तलखी आ चुकी है। चौधरी सजावल का लहजा वाकई नाराजी लिए हुए था। वो गाए बगाए इन एहसानों का जिक्र भी कर रहा था जो माजी में हवेली वालों की तरफ से अम्मू के घराने पर किए गए थे। अम्मू के सीने में कुछ टूट फूट रहा था। वो माँ के बगैर चंद घंटे मुश्किल से गुजारता था। स्कूल के बाद घर की तरफ यूं लपकता था जैसे लोह चून मकनातीस की तरफ। अगर किसी दिन किसी मजबूरी के सबब माँ घर में ना होती तो उसे सब कुछ खाली खाली लगता। भूख मर सी जाती और इसे महसूस होता कि छुट्टी होकर भी छुट्टी नहीं हुई है। कुछ देर बाद अम्मू ने देखा कि चौधरी सजावल गुस्से में लंबे लंबे डग भरता हुआ घर से बाहर जा रहा है। छोटे कद का मुंशी अकबर भी उसके साथ था। अम्मू ने डरते डरती खिड़की में से माँ को देखा। वो दुपट्टे से आंसू पूछ रही थी। अभी अम्मू सोच ही रहा था कि माँ के पास जाए या नहीं कि घर के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। माँ ने जल्दी जल्दी आंसू पूछते हुए अम्मू को आवाज थी, देख जरा बाहर कौन है। अम्मू ने सेन में जाकर दरवाजा खोला। मुंशी अकबर फिर उसके सामने खड़ा था। मुंशी अकबर ने अम्मू के सर पर प्यार दिया और अंदर आ गया। वो कमरे में आकर अम्मू की माँ के करीब ही इस पीढ़ी पर बैठ गया और नरम लहजे में उसे समझाने बुझाने लगा। वड्डी आपा, चौधरी जी मुश्किल में है। चौधरी जी का भी रो रा कर बुरा हाल है। देखो वड्डी आपा, मैं तुम्हें अंदर खाने की बात बताता हूँ। चौधरी जी मजबूर हैं। उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि नियाज की जगह अम्मू को मजार की खिदमत के लिए भेजें। हमारे पिंड में और इर्द गिर्द के पिंडों में कोई और लड़का मिला ही नहीं जो पीर जी की बताई हुई शर्तों पर पूरा उतर सके। सिर्फ मियाँपुर में एक मिला, मगर वो लोहार बरादरी का है। पीर जी की शर्त भी है कि लड़का कम्मी जात का ना हो। वड्डी आपा, ये बात तो साफ है कि अम्मू को गुजरात जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी रजामंदी से चला जाएगा, इसमें इसका फायदा होगा और तुम्हारा भी। चौधरी जी तुम्हें खुश कर देंगे। दूसरी सूरत में तुम्हारे लिए मसले पैदा हो जाएंगे। तुम्हें पता ही है तुम्हारी जमीन वाले कागजों में थोड़ी सी गड़बड़ है। पटवारी आशिक बड़ा कमीना बंदा है। अगर वो अब तक चुप बैठा हुआ है तो चौधरी जी ही की मेहरबानी है, नहीं तो उसने जरूर कोई ना कोई पंगा डाल देना था। पर भाई अकबर, कागजों में वो हेरा फेरी भी तो पटवारी ने की है। पूरा पिंड जानता है कि ये जमीन अल्लाह बख्शे अम्मू के प्यू के हिस्से में आई थी। सारे भाइयों के अंगूठे हैं। और वड्डी आपा, ये कानूनी चक्कर है, तुम नहीं समझोगी। अकबर ने तेजी से बात काटी, फिर मजीद धीमे लहजे में बोला, और सच्ची बात यह है वड्डी आपा कि ये चौधरी लोग अगर किसी को तंग करने आ जाएं तो फिर इनके पास 100 तरीके होते हैं। तुम क्या समझती हो कि अगर चौधरी जी बड़े मास्टर साहब को कह दें कि स्कूल में से अम्मू का नाम कट जाए तो क्या कोई ऐसा बंदा है जो अम्मू को पढ़ाई करवा सके? मैं बस तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ। अम्मू की वालदा सिसकने लगी। ठीक 5 दिन बाद चौधरी सजावल की हवेली में अम्मू के सर के बाल मूंड दिए गए। उसे एक लंबा चुगा पहनाया गया। कलाइयों में तांबे के 2 कड़े डाले गए और एक ऐसे तांगे में बिठाकर जिसकी चारों तरफ कपड़े से पर्दा किया गया था, उसे गुजरात के उस दूर दराज गांव की तरफ रवाना कर दिया गया। वक्त रुखसत माँ उसे देर तक अपने साथ लिपटा कर रोती रही और अम्मू को भी यूं लगा था जैसे उसका दिल सीने में 100 टुकड़े हो गए। लेकिन उसने कोशिश करके अपने आंसू रोके रखे थे। वो जानता था कि माँ उसके आंसू देखेगी तो और दुखी होगी और उसे दुखी नहीं देख सकता था। शेखुपुरा के मुजाफाती गांव से तांगे के जरिए इमरान को पक्की सड़क तक पहुंचाया गया। वहां से बस का सफर शुरू हुआ जो गुजरात पर खत्म हुआ। यहाँ से कटारा कार में नहायत मुश्किल और नाहमवार रास्तों पर सफर करके वो करीबन 2 घंटे में एक देह तक पहुंचा। इस देह में बड़े गुंबद वाला मजार काफी फासले ही से नजर आता था। अम्मू के साथ यहाँ तक आने वालों में मुंशी अकबर के अलावा चौधरी के 2 दीगर मुलाजिम भी थे। वो अम्मू को मजार के खिदमतगारों के पास छोड़कर वापस चल गए। मजार में पहुंचने से पहले ही अम्मू को मालूम हो चुका था कि इसे यहाँ 1 साल नहीं बल्कि 17 चांदों तक रहना है और ये करीबन 1.5 साल बनता था। इसके अलावा यह बात भी दुरुस्त नहीं थी कि इसकी माँ हर 1.5-2 महीने बाद आकर इससे मुलाकात कर सकेगी। ये पीर साहब की मर्जी पर था कि वो अम्मू के किसी रिश्तेदार को कब इससे मिलने की इजाजत देते हैं। मजार का करता धरता पीर मखदूम सादिक शाह था।
इसकी उम्र 40 के करीब रही होगी। अच्छी सेहत और खुराक की वजह से वो 35 के लगभग नजर आता था। रंग सुर्खो सफेद था, लंबे बाल तेल में चपड़े रहते थे और आंखें हर वक्त सुरमे की दुकान नजर आती थी। इसके 4 खास मातहत थे जिन्हें दरवेश कहा जाता था। यह बात तस्लीम की जाती थी कि मखदूम सादिक शाह ने इन चारों मुरीदों को असर दिया हुआ है। ये लोग पीर साहब की जगह लोगों को तावीज देते थे, झाड़ पूछ करते थे और इस तरह के दीगर फराइज अंजाम देते थे। इर्द गिर्द के देहात से लोग कसीर तादाद में यहाँ आते थे। पीर सादिक शाह से फैज़याब होने का शर्फ बस खास लोगों को ही हासिल होता था। मज़ार काफी बड़े रकबे पर वाक़ था। दरवेशों, खास मुरीदों और मुलाजमीन के कमरे थे। रोजाना 2 तरह के लंगर भी यहाँ पकाए जाते थे। करीबन 20 मर्द खादम और इतनी खादमाएं मज़ार के इंतजाम और इंतजाम में मसरूफ रहते थे। इमरान उर्फ अम्मू सुबह सवेरे से रात तक सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ रहता और फिर अपनी कोठरी में देर तक आंसू बहाने के बाद सो जाता। माँ की याद एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभी हुई थी। वह हर वक्त सोचता रहता, माँ क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी, उसने खाना खाया हुआ होगा या नहीं, उसने आराम किया होगा या नहीं। करीबन 1 माह बाद जब वो बहुत बेताब हुआ तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि यहाँ निगरानी का काफी सख्त इंतजाम है। पहरेदारों ने उसे रोक लिया और वापस मज़ार में पहुंचा दिया। इस रात वो माँ के लिए बहुत रोया था। उसके साथी लड़के काजी ने इसे बमुश्किल चुप करवाया और थोड़ा बहुत खाने पर मजबूर किया। काजी कई दूसरे लड़कों की तरह 2-3 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा था और यहाँ की ऊंच नीच के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने कहा, अम्मू इस दफा तो तुम्हें कुछ नहीं कहा क्या और प्यार मोहब्बत से समझा दिया क्या, लेकिन अगली दफा ऐसा नहीं होगा। ये लोग सख्ती करेंगे और फिर नौबत जंजीरों तक भी पहुंच जाती है। यहाँ 2-3 लड़के अब भी ऐसे ही हैं जिन्हें जंजीरें डाली जाती हैं और फिर तुम भाग कर जाओगे भी कहाँ, माँ के पास, और माँ तुम्हें फिर यहाँ भेज देगी। वो इसके सिवा कर भी क्या सकती है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और वो मेरे बगैर नहीं, अम्मू से इसका। लेकिन यार सोचो, ये हमेशा की बात तो नहीं है, 1.5 साल की बात है। तुम देखो 2-3 महीनों में तुम्हारा दिल यहाँ लग जाएगा, फिर बाकी के दिन काटना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। बात अम्मू की समझ में आ रही थी। वो यहाँ से भागता तो भी उसे जाना तो माँ के पास ही था। माँ चौधरी के हुक्म से मजबूर थी, वो उसे फिर यहाँ भेज दी थी। माँ की जुदाई के सिवा अम्मू को यहाँ मज़ार में कोई ज्यादा तकलीफ ही नहीं थी, बस मुशक्कत थी जो उसे दूसरे खादम के साथ मिलकर करना पड़ती थी। वो सफाई और झाड़ पूंछ करता था, फर्श धोता था, 10-3 नलकों से पानी भरता था और कभी कभी दरवेशों की मुट्ठी चापी भी करता था। वह लड़कों में सबसे खूबसूरत था, कद काठ भी दिलकश था। एक दरवेश अरबाब अली इससे बहुत लगाव रखता था और उसे बेटा कहकर बुलाता था। अरबाब अली की कोशिश से ही अम्मू को शाम के वक्त कुछ देर खेल कूद की इजाजत मिल गई थी। असर के बाद मज़ार के पिछवाड़े अहाते में वॉलीबॉल और गुल्ली डंडा वगैरह खेला जाता था। अरबाब की ही कोशिश से अम्मू को किसी वक्त अच्छे वाले लंगर से खाना भी मिलने लगा। 3 महीने बाद अम्मू की माँ उसे मिलने के लिए आई। मुंशी अकबर और चौधरी का एक मंजूर नजर भी उसके साथ था। माँ बेटा मिलकर खूब रोए। माँ उसके लिए गाँव से सौगातें लेकर आई थी। माँ ने अम्मू को और अम्मू ने माँ को तसल्ली दी। माँ ने उंगलियों पर गिन गिन कर बताया कि 3 महीने गुजर गए और अब बस 13-14 महीने बाकी हैं। माँ से मुलाकात के 10-12 रोज बाद तक अम्मू बहुत दुखी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना दिल ठिकाने पर कर लिया और माँ से अगली मुलाकात के लिए दिन गिनने शुरू कर दिए। अरबाब अली ने अम्मू को यकीन दिलाया था कि अगली मुलाकात 3 महीने के वक्फे से होगी और जरूर होगी। काजी की बातों से अम्मू को सादिक शाह के बारे में काफी कुछ पता चलता रहता था। सादिक शाह अपने मरहूम वालिद के बरक्स काफी खुश खुराक शख्स था। इसकी 3 बीवियां थी। एक बीवी को तलाक दे चुका था और एक को तलाक देकर इससे दोबारा शादी भी की थी। सादिक शाह को घोड़ों और बंदूकों वगैरह का भी शौक था। इसके जमींदार मुरीद अक्सर इसके शौक के मुताबिक तोहफों का इंतजाम करते रहते थे। एक दिन दरवेश अता मोहम्मद ने अम्मू और काजी को सादिक साहब के हुजरे से दस्तरखान उठाने के लिए भेजा। अम्मू और काजी पीर साहब के वसीउ अरीज हुजरे में दाखिल हुए। यहाँ गाँव तकिए लगे हुए थे और कालीन पर एक खूबसूरत दस्तरखान बिछा था। भुने हुए बटेर, मछली, देसी मुर्ग का गोश्त, सिंधी बिरयानी और पता नहीं क्या कुछ यहाँ मौजूद था। प्लेटें हड्डियों से भरी हुई थी और रोगनी नानों के टुकड़े बिखरे हुए थे। जिन 3-4 मेहमानों ने दावत उड़ाई थी, इनमें सबसे नुमाया एक औरत थी। इसे बिलाशुबा एक ग्रांडियल औरत कहा जा सकता था। उम्र 35 साल के लगभग रही होगी। इसका चेहरा बहुत बड़ा था, रंग सांवला, नकोई सख्त और नाक बिल्कुल चिपटी थी। इसकी दबंग शख्सियत का सबसे नुमाया पहलू इसका लिबास था। इसने मर्दों की तरह काली धोती और कढ़ाई वाली काली कमीज पहन रखी थी। वो मर्दों ही की तरह अलती पलती मारे पीर साहब के करीब बैठी थी। इसने गौर से अम्मू को देखा और भारी आवाज में बोली, यह मुंडा कौन है? सादिक शाह बोला, शेखुपुरा का रहने वाला है, खिदमत के लिए आया हुआ है। सादिक शाह, तुमने बड़े मुलायम मुंडे रखे हुए हैं अपने पास। वो हंस कर बोली। इसके दांत पान से मुतासर थे। फिर वो अम्मू से मुखातब होकर बोली, क्या नाम है तेरा? काका। अम्मू, जी। मेरे साथ चलोगे? कहाँ जी? वो डर कर बोला। इसके डरने के अंदाज ने औरत और उसके साथियों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। औरत का एक नशीली आंखों वाला साथी अम्मू की पीठ पर हल्का सा धप मार कर बोला, और डर क्यों रहा है? तू कोई लड़की है जो तुझे ले जाकर बाजार में बेच देंगे? अम्मू ने बेबसी से सादिक शाह की तरफ देखा। सादिक शाह के चेहरे पर हल्का फुल्का तरद्दुद था। वो मुस्कुराते लहजे में बोला, अच्छा अच्छा, तुम प्लेटें उठाओ और जाओ।
अम्मू प्लेटें वगैरह उठाकर बाहर निकला। काजी दस्तरखान को साफ करने और समेटने लगा। अम्मू के वहमो गुमान भी बिना था कि अगले रोज सुबह सवेरे क्या होने वाला है। खिलाफे मामूल मुंह अंधेरे ही उठा दिया गया। एक खादम ने उसे बताया कि अता मोहम्मद के हुजरे में उसे बुलाया गया। वो मुंह पर पानी के छींटे मारकर हुजरे में पहुंचा तो वहां और लोग भी मौजूद थे। अरबाब की आंखों में दुख था और उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। लगता था कि अभी कुछ देर पहले तक अता और अरबाब में किसी बात पर जोरदार बहस होती रही है। अता मोहम्मद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अम्मू तुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। सादिक साहब की मेहमान जो कल यहाँ आई है, इन्हें अपने डेरे पर एक काके की लोड़ है। उनका पुराना कामा कहीं गया हुआ है। वो जैसे ही आएगा तुम वापस आ जाओगे। एकदम अम्मू की आंखों के सामने कल वाली औरत का क्रख्त चेहरा घूम गया। वो कोई अच्छी औरत नहीं थी। फिर उसका लहजा, उसका देखने का अंदाज। बचपन में उसने अपनी माँ से ऐसे खतरनाक औरत की कहानी सुनी थी जो घरों की ड्योड़ियों से मासूम बच्चे उठा कर ले जाती थी। पता नहीं क्यों इस औरत को देखकर अम्मू के ज़हन में वो कहानी घूमने लगी थी। वो कुछ बोल नहीं सका, बस कुछ कोंटों पर जुबान फेर कर रह गया। अता मोहम्मद बोला, घबराने की लोड़ नहीं, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ से भी हल्का काम होगा। पर मेरी वो हकला कर रह गया। आवाज गले में अटक गई। बोलो बोलो क्या बात है? अता ने तहम्मुल का सबूत देते हुए कहा। वो मुश्किल बोला, मेरी अम्मी आ रही हैं अगले हफ्ते। अता मोहम्मद के चेहरे पर नागवारी की शिकन उभरी, लेकिन उसने अपनी आवाज हमवार ही रखी और बोला, हो सकता है कि अगले हफ्ते तुम वापस ही आ जाओ। और देखो ये सादिक साहब का हुक्म है, इसमें किसी तरह की चूंचरा नहीं कर सकते। चलो जाकर तैयार हो जाओ, अभी 1-1.5 घंटे में उन लोगों ने यहाँ से जाना है। अम्मू ने अरबाब की तरफ देखा। वो यकसर खामोश था। उसके चेहरे के तासुरात ने अम्मू को मजीद परेशान किया। अम्मू चाहता था कि अरबाब कुछ बोले, लेकिन वो बोला नहीं। अम्मू अपनी धोती संभालता हुआ हुजरे से बाहर आ गया। वो अपने कमरे में पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि उसका सारा सामान बांधा जा चुका है। जिससे ट्रंक के पास ही उसका बिस्तर भी गोल किया गया था। अता तो कह रहा था कि इसे चंद दिन के लिए जाना है। अगर चंद दिन की बात थी तो फिर सारे सामान की क्या जरूरत थी? बहरहाल सवालात की गुंजाइश यहाँ नहीं थी। वो लोग घोड़ों पर सवार वहां से रवाना हुए। वो कुल 8 आदमी थे। इनमें गराडियल औरत भी शामिल थी, जिसका नाम अम्मू को बाद में माशा मालूम हुआ। इन सब ने कच्चे रास्ते के गर्दो गुबार से बचने के लिए मुंह सर कपड़ों में लपेट रखे थे। 4 अफराद के पास पक्की राइफलें मौजूद थीं। देखने में यूं लगता था जैसे डाकुओं या वारदातियों का गिरोह कहीं कार्रवाई टालने के लिए जा रहा है। अम्मू को घुड़सवारी का ज्यादा तजर्बा नहीं था, इसलिए इसे एक सेहतमंद घोड़े पर एक दूसरे शख्स के साथ बिठाया गया था। यह खारदार दाढ़ी वाला शख्स था और उसके जिस्म से मुर्दार की बू आ रही थी। वो अम्मू के पीछे बैठा था। जब घोड़ा भागता और अम्मू दाएं बाएं खिसकता तो शख्स मजाक के अंदाज में कहता हुए संभल कर बैठ कर कहा, क्या साबुन की गाची की तरह फिसल रहा है। एक बार उसने अम्मू की कमर पर बहुत जोर से चुटकी भी काटी। अम्मू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला कुछ नहीं। सफर काफी तवील साबित हुआ। गर्मी और धूप ने इसे मजीद मुश्किल बना दिया। रास्ते में कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग मिले। माजा और उसके साथियों की इनसे मुख्तसिर बातचीत भी हुई। इस बातचीत से अम्मू को मालूम हुआ कि गनाडियल औरत का नाम माजा है और इसे मालकन या चौधराइन भी कहा जाता है। ये लोग किसी मौजू किकरा के रहने वाले थे और वहीं जा रहे थे। तपते दिन में नहायत दुश्वार रास्तों पर सफर करके वो लोग शाम से कुछ ही देर पहले एक गांव में पहुंचे। यहाँ 100% मकान कच्चे थे। गांव की मस्जिद और हवेली भी कच्ची थी। हवेली का अहाता बहुत बड़ा था और उसके इर्द गिर्द बहुत से दरख्त लगे थे। इन दरख्तों में ज्यादातर कीकर ही नजर आते थे। इस जगह कीकरों की बहुतात थी, शायद इसीलिए इस गांव का नाम कीकरा था। हवेली के अहाते में एक जगह बहुत सी बैलगाड़ियां और घोड़े खच्चर वगैरह दिखाई दे रहे थे। अम्मू को हवेली से मुल्हिक का एक डेरा नुमा जगह पर पहुंचा दिया गया। अगले 3-4 रोज में इमरान उर्फ अम्मू को यहाँ के हालात के बारे में बहुत कुछ पता चला। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि यह जराइम पेशा लोगों का गांव था। बॉर्डर इस जगह से ज्यादा दूर नहीं था। यह शराब की भट्टियां थी। यहाँ की शराब इर्द गिर्द के देहात में भी बेची जाती थी। यहाँ स्मगलिंग का सामान भी आता था। यहाँ जुए की एक बड़ी बैठक भी होती थी, जिसे उर्फे आम में सरा कहा जाता था। इलाके की पुलिस को इन गैर कानूनी कामों में मुदाखलत की हिम्मत कमी होती थी। इसकी वजह माजा थी। वो बड़े धड़ल्ले की औरत थी। वो मशहूर डकैतों साजे और नाजे की सगी बहन थी। साजा तो कोई 2 साल पहले मारा गया था, मगर नाजा जिंदा था। वो पिछले करीबन 1 साल से रिपोज था। माजा खुद भी बहुत दराची थी। इसकी आछी तबाह का एक सबूत है। वो गहरा जख्म भी था जो उसकी पेशानी से रुखसार तक चला गया था और जिसकी वजह से उसकी नाक जरूरत से ज्यादा चिपटी नजर आती थी। अभी तक अम्मू को कुछ मालूम नहीं था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया और उससे क्या काम लिया जाएगा। इसे कहा गया कि माजा को कामे की जरूरत है क्योंकि इसका कामा कहीं गया हुआ है। लेकिन यहाँ तो कई कामे मौजूद थे और इनमें अम्मू के हम उम्र 3-4 लड़के भी थे। यह तीसरे चौथे रोज की बात है। शाम का वक्त था। कुछ देर पहले हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया था। एक मुलाजमा शहनाज अम्मू के पास आई। वो अम्मू को देखकर मानिक अंदाज में मुस्कुराई और बोली, वे तुझे मालकन ने बुलाया। कौन मालकन? वे चौधरानी जी। और कौन? या तेरी माँ तो मालकन नहीं है। अम्मू मुलाजमा के साथ हो लिया। डेरे और हवेली का दरमियानी दरवाजा पार करके वो हवेली में गए। मुलाजमा शहनाज उसे अंदर ले गई। यहाँ एक कमरे में रंगीन पायों वाला शानदार पलंग बिछा हुआ था। छत पर कुछ 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा झालर वाला पंखा हरकत कर रहा था। पंखे को किसी साथ वाले कमरे से डोरी के जरिए
हरकत दी जा रही थी। पलंग पर मालकन माजा मौजूद थी। अम्मू को देखकर वो पलंग से उठी और रंगीन पायों वाली बान की एक कुर्सी पर बैठी। उसके बोझ से जैसे कुर्सी चिचरा उठी। उसने अम्मू को तनकीदी नजरों से देखा और भारी भरकम आवाज में बोली, ओए कुछ खाता पीता भी है या नहीं? क्या बूथी निकाली हुई है? रंग भी पीला हो गया है। खाता हूं जी, वो थूक निकल कर बोला। जोर है तेरे में? उसने पूछा। अम्मू की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब थे। उसने इस बात में सर हिला। अच्छा चल देख लेती हूँ, जरा मोंटे दबा मेरे। अम्मू सख्ता जदा सा खड़ा रहा। उसने हल्के पुल्के अंदाज में अम्मू को माँ की काली दी और बोली, ओए ऐसे क्या तक रहा है बटर बटर? क्या कभी किसी का पिंडा नहीं दबाया? अम्मू जल्दी से उसके अकम में आ गया और उसके चर्बीदार मोंडों को अपने हाथों से दबाने लगा। इसी दौरान में सांवले रंग का एक गरीब सूरज शख्स अंदर आया। उसने पहले जमीन को दोनों हाथ लगाकर इस बात का इशारा दिया कि वो माजा के पांव छू रहा है। फिर वो कमरे की दहलीज पर ही चूतियों के पास बैठ गया। उसने आर्जिजी से दांत निकाले और फराई हुई आवाज में बोला, मालकन मेरे पुत्र ने चोरी नहीं की। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। वो ऐसा कर ही नहीं सकता जी। वो पढ़ा लिखा है, वो भला किसी की भैंस चोरी करेगा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपको खुदा का वास्ता है जी, उसकी जान बचाएं। पुलिस वाले मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। माजा ने इत्मीनान से कहा, पर थानेदार कादर कहता है कि उसने लोटा फाल निकाल ली है और फाल में तेरा पुत्र अमीन ही सामने आया है। गरीब सूरज रोते हुए बोला, आहो जी, उन्होंने लोटा घुमाया था, पर लोटा गलत भी तो घूम सकता है ना जी। मेरा अमीन चोर नहीं है। माजा ने बिला तरद्दुद गरीब सूरज शख्स को गाली दी और बोली, पिछले साल जब तेरी थी का दाज चोरी हो गया था तो तूने खुद धुआई मचाई थी और कहा था कि लोटा घुमाकर चोर का पता लगाया जाए। तूने कहा था या नहीं? गरीब सूरज शख्स का सर मजीद झुक गया। वो रोते हुए बोला, मालकन मैं इतना जानता हूं, मेरे पुत्र ने रस्सागिरी नहीं की, इस पर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, दूसरों की वारी लोटा सच्चा और अपनी वारी झूठा, माजा ने तंजिया अंदाज में कहा। और गरीब सूरज शख्स की नामालूम बहन का रिश्ता एक पलीद जानवर से जोड़ा। इस शख्स ने एक बार फिर जमीन पर दोनों हाथ लगाकर अपनी आजिज़ी का इजहार किया और बोला, मालकिन तू माही बाप है, तेरे सिवा किसी का आसरा नहीं है। मेरे बच्चे की जान बचा, पुलिस की मार खाने जोगा नहीं है। उसने अपना सर जमीन से टिकाया और भूं भूं करके रोने लगा। माजा कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, चल उठ, क्या जनानियों की तरह थ्रू पका रहा है? गरीब सूरज शख्स सीधा होकर बैठ गया। उसकी छिद्री दाढ़ी आंसू से तर हो गई थी। माजा ने उसे सख्त बातें सुनाई, फिर कहा, चल जा, कुछ करती हूं मैं उसके लिए। वो शख्स सलामें करता हुआ चला गया। माजा ने नौकरानी शहनाज को आवाज देकर बुलाया और अपने पाँव के नाखून काटने का हुक्म दिया। नौकरानी शहनाज उसके कदमों में बैठ गई और छोटी कैंची से उसके पाँव के नाखून कुतरने लगी। अम्मू बदस्तूर उसके सख्त कंधे दबा रहा था। नौकरानी नाखून काट कर चली गई तो खजाब लगा सर और घनी मूंछों वाला एक शख्स अंदर आया। उसके कंधे से होल्स्टर लटक रहा था। उसने माजा को सलाम किया और बोला, मालकिन वो दीना मुसल्ली मेरे पास बैठा जनानियों की तरह रो रहा है, उसका क्या करना है? करना क्या है? माजा ने पूछा। वो कहता है कि आपने उसके पुत्र को पुलिस से छुड़ाने का वादा किया थोड़ी देर पहले। हाँ, वादा तो किया है, माजा बोली। तो फिर अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसके साथ चला जाऊं थाने? घनी मूंछों वाले ने पूछा। हाँ चले जाओ, थानेदार कादर से मिल लेना, दीने के सामने उसके पुत्र को छोड़ने की बात करना, पर अभी ये जलील को छुड़ाना नहीं है। 4-5 रोज अभी इसको डकड़ा लगने देना है। इसको ऐसा हो गया अपनी पढ़ाई का, उल्लू का पुत्र, खुद को लाट साफ समझने लगा है। घनी मूंछों वाले ने मानिखेज अंदाज में सर हिलाया और सलाम करके बाहर चला गया। मैं हैरानी से सोचता रहा, ये कितनी दगाबाज औरत थी। कंधे दबा दबा कर अम्मू के हाथ शल हो चुके थे। वो सोच रहा था, बल्कि पिछले आध घंटे से सोच रहा था कि वो अभी इसे बस करने का कहेगी, लेकिन वो तो जैसे ऐसे आर्डर करके भूल ही चुकी थी। अम्मू की उम्र 16-17 से थोड़ी ही ज्यादा होगी। उसे थोड़ा कद काट निकाल लिया था, लेकिन अभी उसके जिस्म में वो मर्दों वाला जोर कहाँ आया था। उसके हाथ और बाजू शल हो गए, जिस्म होले होले लर्जने लगा। वो मस्त बैठी थी, लगता था कि वो अजियत पसंद तपा रखती है। जानती भी थी कि अम्मू बुरी तरह थक चुका है, फिर भी उसे रुकने के लिए नहीं कह रही थी। कुछ देर बाद जब अम्मू के हाथों में बिल्कुल जान न रही तो उसने घूम कर उसे देखा और बोली, ओए लकड़ी दे बंदर, तू तो कहता था कि जोर है तेरे में, ये चरखा काट रहा है या मुंडे दबा रहा है?